हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कारा। कारा एक शैवाल है, एल्गी है, जिसको स्टोन वर्ट नाम से भी जानते हैं। और ये इक्विसीटम जैसा होता है दिखने में। इक्विसीटम एक टेरिडोफाइट है और उसका कॉमन नेम हॉर्स टेल है। तो कारा को एक्वेटिक हॉर्स टेल भी कहते हैं, स्टोन वर्ट भी कहते हैं, और एक्वेटिक हॉर्स टेल इक्विसीटम से मिलता जुलता होने की वजह से। तो ये शैवाल आप देख रहे हैं, ये शैवाल जैसा नहीं लगता। शैवाल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कल्पना हो जाती है कि ये चिकना फिसलने वाला तंतुमय इस तरह से फिलामेंटस होगा, लेकिन ये जो एल्गी है वो थोड़ी बड़ी होती है और जड़ तना पत्ती जैसी दिखाई देती है। जैसे ये आप देख रहे हैं, इसमें ये एक फ़ोटो है, ये मैंने इंटरनेट से लिया है। हालांकि मैंने खुद ने भी एक कारा का प्लांट देखा था। 12 में मेरी पोस्टिंग थी, कोटा के पास 12 जगह है, वहाँ पर मैं पैदल ही अपने घर से कॉलेज जा रही थी, तो सड़क के किनारे एक गड्ढे में मैंने कारा देखा। तो ये ऐसी जगह पर होता है। अब वो जगह मुझे इसलिए हमेशा याद रहेगी कि कारा कैसी जगह पर पाया जाता है और कैसा होता है दिखने में, क्योंकि मैंने थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ था, ये मुझे डायग्राम इसका पता था। तो एकदम से मेरी नज़र गई ये क्या है। तो उस समय तो की फ़ोटो नहीं है, लेकिन ये फ़ोटो मुझे इंटरनेट से मिली है। आप देखिए, इसमें ये कारा है, तो इसमें पत्ती जैसी संरचना दिख रही है और इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है। ये गोले गोले दाने दाने से लगे हुए हैं। तो ये दूसरे चित्र में आप ये देखो, ये दाने दाने से ऐसे लगे हुए हैं। और क्लोजअप अपन देखेंगे, ये माइक्रोस्कोप में देखा है। तो ये जो दाने से दिख रहे हैं, ये इसके सेक्स ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। ऊपर वाली जो है फीमेल स्ट्रक्चर है, नीचे वाली मेल स्ट्रक्चर है। ऊपर वाला है न्यूक्यूल और नीचे वाला है ग्लोब्यूल। तो ये बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था मेरा। और आप लोग भी कभी अगर इस तरह से जाएं तो ये देख सकते हैं कि कारा कहाँ मिलता है। तो कारा का ये प्राप्ति स्थान जो है, अकरेंस, कहाँ पाया जाता है। कारा एक विश्वव्यापी शैवाल है और ये तालाबों, झील, मंद गति से बहती जलधाराओं के किनारे पर, मडी या रेतीले तल पे, बॉटम पर जल निमग्न, सबमर्ज्ड अवस्था में रहता है, पूरा डूबा हुआ रहता है। और बरसाती जो गड्ढे हैं उसके अंदर भी, जो टेम्परेरी गड्ढे हैं उनमें भी मिलता है। तालाब झील में तो मिलता ही है, हमेशा पानी रहता है, लेकिन मैंने जो देखा था 12 में, वो बरसाती गड्ढे में ही देखा था। फरवरी के महीने में जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसमें क्लियर दिखती हैं, तब फरवरी में मेरी पोस्टिंग हुई थी वहाँ, और मुझे सबसे पहले ये खूबसूरत नज़ारा मिला था कारा का। और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ये रेड कलर का होता है ग्लोब्यूल, और न्यूक्यूल इसका है ये येलो कलर का। बाद में इसमें ओव्यूल बन जाता है तो वो ब्राउन कलर का होता है। तो इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, क्लोरोफाइसी के अंदर आता है, यानी ये ग्रीन एल्गी है। आप लैब में प्रैक्टिकल में देखेंगे तो वाइट कलर का देखेंगे, सारा उसका जो कलर है वो निकल जाता है, लेकिन अगर रियल में आप देखें तो ये ग्रीन एल्गी है। और कारेल्स ऑर्डर है इसका, कुल इसका कारेसी है, उपकुल है कारी, और जीनस है कारा। इस जीनस की बहुत सारी जातियाँ मिलती हैं। जैसे सारी जो जातियाँ अधिकतर हैं वो स्थिर पानी में होती हैं, अलवणीय पानी में होती हैं, स्टेगनेंट वाटर में और फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। एक तो होता है मैराइन वाटर, दूसरा अलवणीय जल। तो मैराइन तो समुद्री जल होता है, तो ये समुद्र में नहीं बल्कि फ्रेश वाटर में मिलती हैं, तालाब, झील और बरसात के पानी में। इसके अलावा कुछ जातियां स्थलीय भी होती हैं, जैसे कारा हेटाई, और ये अधोस्तर पे मिलती हैं, यानी सबस्ट्रेटम पे मिलती हैं, पेंदे में मिलती हैं। और कठोर में जल में उगने वाली जातियों की सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट का जमा हो जाता है, तो सफ़ेद रंग का चूना जैसा पदार्थ जमा होता है उसके ऊपर। मैंने जो 12 में देखा था उसमें एकदम वाइट कलर का उस पर जमा हुआ था, बहुत ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट जमा हुआ था, और उसके ऊपर इसलिए कंट्रास्ट में ये
बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। ये न्यूक्यूल और ग्लूगुल रेड कलर के, उसमें ग्रीन के ऊपर पूरा वाइट चूना जमा हुआ था। कठोर जल में उगने वाली जातियों की सतह पर ये कैल्शियम कार्बोनेट का जल का जमाव होता है और इससे जो केमिकल्स निकलते हैं उससे मच्छर के लार्वा भी नष्ट हो जाते हैं। तो पानी में अगर ये पड़ा है कारा, यानी बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे मच्छर भी नहीं होंगे। बहुत सारी जातियाँ इसकी मिलती हैं कारा की, 93 जातियाँ हैं और हमेशा नई नई रिपोर्ट्स होती रहती हैं और उसमें से 27 जातियाँ लगभग भारत में पाई जाती हैं। कुछ जातियाँ हैं जैसे कारा हैंडी है, कारा जिलेनिका है, कारा बेंथम है, कारा इरिथ्रोगाइना, कारा वेलिची, कारा वेंडेलुरेंसिस, इस तरह से बहुत सारी जातियाँ मिलती हैं। कुछ जातियाँ केवल पहाड़ी क्षेत्रों में ही मिलती हैं जैसे कि कारा न्यूडा, और कुछ जातियाँ ऐसी जो पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में दोनों में पाई जाती हैं। कुछ जातियाँ हैं जो सिर्फ मैदान में ही मिलती हैं। तो इस तरह से अलग अलग जातियों की अलग अलग आवास स्थान होते हैं। उत्तरी भारत में ये नवंबर से फरवरी तक मिलता है, जबकि दक्षिणी भारत में अगस्त से जनवरी तक बहुतायत से पाया जाता है। ये प्लांट, इसका अगर हम चित्र बनाएं, वो तो मैंने फ़ोटो दिखाई थी और ये है इसका चित्र। तो चित्र में आप देख रहे हैं नीचे ये राइजोइड्स हैं। ये वाला जो है राइजोइड्स हैं जो जड़ का काम करते हैं। मूलाभास है, मूल का आभास देते हैं। मूलाभास राइजोइड का जो जड़ का काम करते हैं। इसके अलावा ये आपको दिख रहा है, ये मेन एक्सिस है, ये स्टेम जैसा लगता है, ये ब्रांच भी निकल रही है, ये भी स्टेम जैसी है। इसके अलावा ये जो चीज़ दिख रही हैं आपको, ये पत्ती जैसी स्ट्रक्चर लग रही हैं, जैसे ये पत्तियां हों। तो जड़ तना पत्ती जैसा दिखता है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर है शैवाल का। जो सिंपल शैवाल होते हैं तंतु में, उनसे अलग है ये। तो ये जो है पर्वसंधि है। एक जैसे गन्ने की पूरी होती हैं, उसमें पूरियाँ और पर्वसंधियाँ होती हैं, ऐसे इसमें ये पर्वसंधि है। यहाँ पर ये सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, ये ब्रांचेस निकल रही हैं। एक ये पर्वसंधि है, यहाँ से ये ब्रांचेस निकल रही हैं। ऐसे हर पर्वसंधि पर ये ब्रांचेस निकल रही हैं और ये फिर एक लॉन्ग ब्रांच निकल रही है, उसमें फिर पर्वसंधि पर ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ये ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है। ये जो है ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, और ये जो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है, सीमित वृद्धि की शाखाएं हैं। और ये नोड है और ये इंटरनोड है। दो नोड के बीच की ये जो जगह है, ये है इंटरनोड। और ये सेकेंडरी लेटरल्स हैं, दूसरे डायग्राम में अभी हम देखेंगे। थैलस संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं। थैलस संरचना, जो पादप कारा का जो पादप है वो 20 से 40 सेंटीमीटर लंबा होता है, यानी 1 फुट के करीब होता है। और कुछ बहुवर्षीय जातियों में ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, 80 से 120 सेंटीमीटर तक भी लंबा हो सकता है। और वे इक्विसीटम जैसा दिखता है, क्योंकि इक्विसीटम एक टेरिडोफाइट है, वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। तो कारा जनरली छोटा होता है, लेकिन कुछ जातियाँ इक्विसीटम जितनी बड़ी बड़ी भी होती हैं। पादप जो है वो मूलाभासों, मुख्य अक्ष तथा शाखाओं में बटा होता है। ये भी आपने देखा, मूलाभास, शाखाएं और मुख्य अक्ष में बटा होता है। मूलाभास जो हैं, राइजोइड्स हैं, वो तालाब में अधोस्तर में स्थिर रहते हैं। जो सबस्ट्रेटम है उससे चिपका के रखते हैं। मूलाभास भूरे शाखित बहुकोशिकीय बेलनाकार होते हैं, जिसमें तिरछे पट होते हैं, ऑब्लिक सेप्टा होते हैं इसमें। ये देखिए, ये राइजोइडल प्लेट है, इससे ये राइजोइड निकल रहे हैं। इसमें ओब्लिक ये सेप्टा हैं, तिरछे सेप्टा होते हैं इसके अंदर। ये दिखा रखा है, ये राइजोइड है, ये जड़ समान है। ये ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ हैं, ये ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है। और ये इनको ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ को लीव्स भी कहते हैं। और ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस ये स्तंभ के समान है। और ये राइजोइड ये
जड़ के समान है, और ये जो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ हैं ये पत्ती के समान है। और ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच का एक ये दिखाया है इसमें चित्र। इस ब्रांच पे भी नोड्स हैं, देखो ये नोड है, एक ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, और इस नोड से भी फिर ये यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर्स निकल रही हैं, इनको स्टिपुलोड्स कहते हैं। तो यानी ये सेकेंडरी लेटरल हो गए। ये जो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ हैं इनको प्राइमरी लेटरल कहते हैं, और इनके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर हैं ये फिर यहाँ पे नोड्स हैं, ये भी नोड्स हैं। जिस तरह से यहाँ ये नोड है, एक ये नोड है, जो मुख्य अक्ष है उस पर नोड्स हैं, ऐसे ही ये भी ब्रांच है और इसके ऊपर भी नोड्स हैं। तो ये चित्र दिखाया, ये नोड है, ये एक नोड हो गई, एक नोड ये हो गई, और एक ये नोड हो गई। इस तरह से नोड हैं, यानी पर्व संधियाँ हैं। इन पर्व संधि के ऊपर फिर ये सेकेंडरी लेटरल्स हैं। ये जो स्ट्रक्चर हैं ये हुए सेकेंडरी लेटरल्स। जो पत्ती जैसी संरचना है इनको स्टिपुलोट्स भी कहते हैं। तो मूलाभास का जो काम है वो खनिज लवणों का अवशोषण और स्थिरीकरण है। प्लांट को अटैच रखते हैं ये, और जल लवण का अवशोषण करते हैं। और कुछ जातियों में मूलाभास के द्वारा कायिक जनन भी होता है। मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष जो है वो ऊर्ध्वाधर होता है या तलसर में भी होता है, ट्रेलिंग होता है यानी क्रीपिंग होता है, तालाब में लेट के रेंग के चलता है। तो 12 में जो मैंने देखा था वो गड्ढे में पड़ा हुआ था और फ्लैट ही था, इस तरह से ट्रेलिंग था, नीचे पड़ा हुआ था। हरा तथा अनिश्चित काल तक वृद्धि करता है। अक्ष पर्वों और पर्व संधियों में बटा रहता है। पर्व लंबे बेलनाकार होते हैं। पर्व संधि जटिल होती है जिनमें कोशिकाओं का विन्यास निश्चित प्रारूप में होता है। मुख्य अक्ष में 4 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। पहली, सीमित वृद्धि की शाखाएं, अभी हमने देखा, जिनको हम पत्ती भी कहते हैं, प्राइमरी लेटरल्स भी कहते हैं, उनको लीव्स भी कहते हैं, उनको ब्रांचलेट भी कहते हैं। तो प्रथम तो चीज़ें 4 प्रकार की जो संरचनाएं पाई जाती हैं, सीमित वृद्धि की शाखाएं। दूसरा, असीमित वृद्धि की शाखाएं। असीमित वृद्धि की शाखाएं, जो एक लंबी सी ब्रांच निकली थी, इस तरह से लंबी ब्रांच गई है, वो असीमित। सीमित वृद्धि की तो ये हो गई, इनको प्राइमरी लेटरल कहते हैं। ये सीमित वृद्धि की हैं, ये सीमित वृद्धि, और ये असीमित वृद्धि जिस पर फिर वापस नोड्स होती हैं, इस तरह से। तो असीमित वृद्धि की शाखाएं। इसके अलावा अनुपर्णक स्टिपुलोट्स होते हैं। स्टिपुलोट्स इनके ऊपर होते हैं, ये जो जहाँ ये निकलते हैं, जो लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस हैं उनके यहाँ पर होते हैं, ये इस नोड के ऊपर होते हैं जहाँ से ये सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं, यहाँ पर स्टिपुलोट्स होते हैं। और वल्लकुट होता है, कॉर्टेक्स। ये जो ब्रांचेस हैं इनके ऊपर भी नोड और ये इंटरनोड्स होते हैं। इनके ऊपर ये कवर होता है कॉर्टेक्स का। तो ये भी एक तरह की ब्रांचेस होती हैं जो इसको कवर कर लेती हैं पर्व को। तो इस तरह से 4 प्रकार की ये ब्रांचेस हो गई, सीमित वृद्धि की शाखाएं, असीमित वृद्धि की शाखाएं, अनुपर्णक और वल्लकुट। ये देखिए, इसमें ये दिख रहा है आपको, ये एक सीमित वृद्धि की शाखा है, ठीक है। ये सीमित वृद्धि की शाखा का ये चित्र यहाँ दिखा रखा है। सीमित वृद्धि की शाखा पर भी नोड होता है और 2 नोड के बीच में ये इंटरनोड है। ये है इंटरनोड, यहाँ से यहाँ तक। नोड के ऊपर फिर ये
लगे हुए हैं स्टिपुलोट्स। मैं इनको मिटा देती हूँ एक बार, जो मैंने ये कर रखा था। ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बार बार। तो ये आप देख रहे हैं, ये नोड है, इसके ऊपर ये सेकेंडरी लेटरल्स हैं। सेकेंडरी लेटरल यानी अनुपर्ण। ये तो जो पूरी जो पत्ती है ये तो है प्राइमरी लेटरल, ठीक है, ये प्राइमरी लेटरल है। ये जो है ये प्राइमरी लेटरल है, और प्राइमरी लेटरल के ऊपर, इसकी नोड के ऊपर जो ये ब्रांचेस जैसी लग रही हैं, पत्ती जैसी लग रही हैं, ये हैं सेकेंडरी लेटरल यानी अनुपर्ण। तो ये प्राइमरी लेटरल, उसके ऊपर ये सेकेंडरी लेटरल, ठीक है। तो प्राइमरी लेटरल जो हैं वो तो बिल्कुल मेन तने जैसी संरचना होती है, यानी उस पर नोड और इंटरनोड होते हैं, जबकि सेकेंडरी लेटरल जो हैं ये एक कोशिकीय होते हैं। ये एक कोशिकीय हैं, इनके ऊपर कोई नोड और इंटरनोड नहीं है। और ये जो प्राइमरी लेटरल्स हैं, प्राइमरी लेटरल यानी पत्ती जैसी जो संरचना है, इनकी जो नोड हैं इनके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, न्यूक्यूल तथा ग्लोब्यूल। ये ग्लोब्यूल है, ये जो है वो ग्लोब्यूल मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और ये न्यूक्यूल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये एक पर्वसंधि पर एक साथ ही लगे होते हैं, जक्स्टापोज्ड पोजीशन में लगे होते हैं, एक दूसरे के समीप होते हैं, सानिध्य में होते हैं, बिल्कुल ऊपर नीचे होते हैं। हमेशा जो न्यूक्यूल है वो ऊपर की तरफ होता है और ग्लोब्यूल है वो हमेशा नीचे की तरफ होता है। तो इनकी पोजीशन फिक्स होती है। प्राइमरी लेटरल के ऊपर पर्वसंधि पर एक साथ जक्स्टा पोजीशन में होते हैं। तो ये ग्लोब्यूल मेल, न्यूक्यूल फीमेल। एक सीमित वृद्धि की शाखा जो पर्ण समान होती है उस पर ये लगते हैं सेक्स ऑर्गन्स। तो प्राइमरी जो लेटरल हैं या पत्तियां जो हैं उनमें 5 से 15 तक पर्व होते हैं। प्रत्येक जाति में इनकी संख्या निश्चित होती है। तो अलग अलग जातियों में अलग अलग साइज के ये पर्व होते हैं। पर्व संधि पर छोटी हरी कोशिका एक कोशिकीय कंठ सदृश द्वितीय सेकेंडरी लेटरल्स या स्टिप्यूल्स ब्रैक्ट लगे होते हैं। तो ये हमने अभी दिखाया आपको, ये जो हैं ये स्टिप्यूल्स हैं या ब्रैक्ट हैं, ये कोशिकाएं हैं। इन शाखाओं पर जक्स्टा पोजीशन में नर मादा जननांग होते हैं। असीमित वृद्धि की शाखाएं, अनलिमिटेड ग्रोथ की जो शाखाएं हैं वो निचले परिपक्व भाग पर पर्वसंधि की कक्ष से कक्षस्थ ब्रांच की तरह से उत्पन्न होती हैं। ये आप देखिए, ये जैसे नीचे की है, ये पहली पर्वसंधि है, ये दूसरी पर्वसंधि है। तो यहाँ से ये निकल रही है अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच। तो इस तरह से ये एक कक्षस्थ कलिका से कक्षस्थ ब्रांच निकलती है, जैसे कि एंजियोस्पर्म में एक पौधे में, उस तरीके से ये निकलती है। अनुपर्णक स्टिपुलोट्स। स्टिपुलोट्स ये एक कोशिकीय अतिवृद्धियाँ सीमित वृद्धि शाखाओं या मुख्य अक्ष की आधारीय पर्वसंधियों पर पाई जाती हैं। तो ये देखो, ये यहाँ से तो ये जो मेन अक्ष की ये जो पर्वसंधि है, पर्वसंधि पर ये पत्ती जैसी संरचनाएं हैं जो कि प्राइमरी लेटरल्स हैं, और प्राइमरी लेटरल्स के नीचे यहाँ पे ये जो छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर दिख रही हैं, ये हैं स्टिपुलोट्स। ये स्टिपुलोट्स हैं, ये स्टिपुलोट्स, ये। तो ये अगर एक ही चक्र है तो ये स्टीफेनस जातियाँ होती हैं, और कुछ में ये 2 भी चक्र होते हैं, ऊपर और नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। तो इसमें डिप्लोस्टिफेनस जातियाँ हैं। तो अलग अलग जातियों में अलग अलग, या कुछ जातियाँ ऐसी भी होती हैं जहाँ ये स्टिपुलोट्स नहीं पाए जाते,
एब्सेंट भी होते हैं, या ये तो स्टिप्यूल्स में और इसमें फ़र्क है। ये जो हैं ये स्टिप्यूल्स हैं जो कि प्राइमरी ब्रांच की हर नोड के ऊपर लगे होते हैं, जबकि ये जो स्टिपुलोट्स हैं वो हर नोड पे नहीं लगे, सिर्फ जो नीचे वाली जो नोड है उसी पर लगे हुए होते हैं। और चौथी तरह की ब्रांच है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स जो है वो अभी आप इसमें चित्र में देखें, यहाँ पर ये देखिए, ये एक नोड है और ये दूसरी नोड है। ये पहले वाले में मिटा देती हूँ। हाँ, अब हम देखते हैं ये जो नोड है, एक नोड ये है और दूसरी नोड है ये, और इसके बीच में आपको ये एक लाइन दिख रही है। तो ये जो लाइन है वो नोड नहीं है, नोड ये है और ये है। तो नोड के बीच में आपको ये लाइन दिख रही है। तो यहाँ नोड से कुछ कोशिकाएं चलती हैं और कुछ तंतु बढ़ते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं। इस वाली नोड से कुछ तंतु चलते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं, और वो दोनों तंतु बीच में मिल जाते हैं। तो वो जो बीच में मिलने का जो निशान है वो ये दिख रहा है, ये नोड नहीं है। तो यहाँ पर एक जो नोड है, ये नोड असेंडिंग और डिसेंडिंग फिलामेंट से घिरी हुई है, उनसे ढकी हुई है। तो ये तो असेंडिंग फिलामेंट हो गए इधर वाले, ये जो गए ये तो असेंडिंग फिलामेंट, और ये ऊपर वाली नोड से जो नीचे की तरफ आए ये डिसेंडिंग फिलामेंट। तो ये डिसेंडिंग कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट्स और इधर से असेंडिंग अवरोही फिलामेंट, और ये नीचे की तरफ आने वाले आरोही और अवरोही फिलामेंट, और यहाँ आके मिलते हैं। तो ये इस तरह से जो नोड है बीच की, ये इंटरनोड है, इस इंटरनोड को कवर कर रहा है वल्लकुट। तो ये भी ब्रांचेज हैं जो वल्लकुट की होती हैं। कुछ जातियों में ये वल्लकुट मिलता है और कुछ में नहीं मिलता है। तो ये नोड है, इस नोड से आप ये देखेंगे, ये नोड है और ये बीच में इंटरनोड है, फिर नोड इंटरनोड है। इसका टीएस काट के हमने ये देखा है। तो टीएस में ये बीच में जो सेल है ये इंटरनोडल सेल है और बाहर कॉर्टिकल सेल्स हैं। तो बहुत सारी कॉर्टिकल सेल्स हैं। तो कॉर्टिकल सेल्स संकरी होती हैं और लंबी होती हैं, ये चौड़ी नहीं होती हैं ज़्यादा। कोशिका की संरचना। प्रत्येक कोशिका की संरचना बाहरी परत जिलेटिनी होती है जिस पर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है, और भीतरी परत सेल्यूलोज की बनी होती है जिसमें भीतरी भाग में भी अनियमित स्थूलन होता है, यानी थिकनिंग होती है। शीर्षस्थ कोशिका छोटी होती है और एक केंद्र की होती है और रिक्तिका रहित होती है, यानी वैक्यूल उसमें एब्सेंट होती है। और पर्व संधि की कोशिकाएं पर्व कोशिका की अपेक्षा छोटी और छोटी छोटी रिक्तिकाओं युक्त होती हैं जिनमें कोशिका द्रव्य सघन तथा मध्य में एक केंद्रक होता है। आप ये चित्र में देखिए, ये वाली कोशिकाएं हैं, इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट हैं बहुत सारे, और ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल वॉल है, एक न्यूक्लियस है इसमें, ये बड़ा सा ये न्यूक्लियस है, और छोटी छोटी इसमें वैक्यूल्स हैं, ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल है। और जबकि ये तो है नोडल कोशिका, पर्वसंधि की कोशिका ये। और पर्व कोशिका जो है ये लंबी होती है और इसमें बड़ी सारी रिक्तिका होती है, और उसके अंदर ये प्रोटीन बॉडीज़ होती हैं, वो लंबवत रूप में ऐसे अरेंज रहती हैं, और बहुत सारे उसमें न्यूक्लियाई होते हैं, ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं, और बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो नोडल सेल की और इंटरनोडल सेल की जो संरचनाएं वो थोड़ी सी अलग होती हैं। नोडल सेल छोटी होती है और घना साइटोप्लाज्म होता है, छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, एक न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जबकि
पर्व कोशिका लंबी होती है और एक रिक्तिका होती है, उसमें बड़ी सारी रिक्तिका होती है। तो ये हमने पढ़ा कारा का संरचना, कहाँ वो पाया जाता है और कैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है। तो इस भाग में हमने वर्गीकृत स्थिति पढ़ी उसकी, उसका प्राप्ति स्थान, थैलस संरचना, कोशिका संरचना पढ़ी। अगले वीडियोस में हम पढ़ेंगे कारा पार्ट 2, जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, लैंगिक जनन तथा डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल, जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसका संरचना। और तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्यूल, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जर्मिनेशन ऑफ oospore, निषेकांड का अंकुरण तथा लाइफ साइकिल। इस तरह से हम 3 पार्ट में इसको पूरा करेंगे। थैंक यू।